हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। माय नेम इज़ रऊफ रहमान और आज हम करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ द एमसीक्यूज हिस्ट्री के। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो इससे पहले हमने जो है 3 पार्ट्स किए हैं पॉलिटी के भी। तो इससे जो है आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले एग्जाम्स में, और बाकी जहाँ पे भी आपको जीएस आएगा, आई एश्योर यू कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी एकेडमी का है ऑनलाइन इनिशिएटिव है टू हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर जेकेएसएसबी, जेकेएस एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो ब्रीफ अबाउट आवर एकेडमी। हमारी एकेडमी 2015 से काम कर रही है एंड इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग नियर अजवा बेकर्स। एंड these are our online handles where you can reach us, and this is the contact number where you can contact us। ठीक है, तो आपको गाइडेंस मिलेगी किसी भी एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, एंड besides that, what you will get at our academy is daily classes, chat with your educators, engage in discussion and ask your doubts and answer polls। ठीक है, तो मतलब डिस्कशन होगा, एजुकेटर के साथ आप एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स या आंसर जो भी होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे दे विल बी इन अ मैनर की, मतलब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है, देखिए, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में फॉर एग्जांपल आपको एसएसबी के लिए पढ़ना है, तो हमारे पास जो आती है हिस्ट्री के लिए, मान लीजिए स्पेक्ट्रम आती है। तो ये स्पेक्ट्रम आप मान लो कि 800 पेजेस की बुक है। तो कोर्स को हम ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे कि यही बुक आपको मान लीजिए 100 पेजेस में या 70 पेजेस में मैक्सिमम आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे जो है आपका जो मतलब हिस्ट्री है एडवांस लेवल पे भी क्लियर होगा, और बिसाइड्स दैट हम इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर देंगे, और प्लस इसमें एमसीक्यूज रहेंगे हर किसी टॉपिक के बाद। मतलब पहले ये नोटिस मिलेंगे आपको जिनका मटेरियल लिया जाएगा फ्रॉम द एडवांस्ड बुक्स एज वेल एज एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज और एडवांस्ड बुक्स को मर्ज करके आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाएगा, और उसके बाद हर किसी टॉपिक पे एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मॉक टेस्ट्स मिलेंगे आपको। वीकली मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा मेंटोरशिप आपको अगर चाहिए, मतलब रिलेटेड टू प्रेपरेशन एटसेट्रा, दैट इज अवेलेबल एट द एकेडमी। ठीक है, नाउ उसके बाद हम, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैंने बीएससी और मास्टर्स सुकास्ट कश्मीर से किया है। इसके बगैर मैंने जो केएएस का प्रीलिम्स है 21 में, वो मैंने क्वालिफाई किया था पहले ही अटेम्प्ट में। और उसके अलावा मैंने जो जेके पीएसआई का रिटन टेस्ट है दोनों बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, नाउ आज का सेशन डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, थ्रू विच रेगुलेशन एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इन एमसीक्यूज को ट्राई कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मतलब आपका जो यहीं पे जो काफी सारे टॉपिक्स हैं, लगभग हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो ये 15 एमसीक्यूज ओवरऑल जो डिस्कशन में आते हैं, दैट मीन्स आपके 15 टॉपिक्स क्लियर हो गए। तो उसी से जो है कि मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपका जो जीएस है, अगर आप इनको विद पेशेंस देखते हो, पूरी तरह देखते हो, तो आपको जीएस में काफी फायदा मिलेगा इन एवरी एग्जाम, वेदर बी जेके एसएसबी या फाइनेंस का जीएस हो। ठीक है, नाउ बिसाइड इज दैट, सी, यहाँ पे जो अब क्वेश्चन है रेगुलेशन एक्ट ऑफ जो 1773 की बात हम करते हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नाउ इसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। ये जब मतलब आपको पता होगा 1757, 1757 में हमारे पास आता है कौन सा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है, हिस्टोरियंस ये मानते हैं दैट कि यही जो है ये यहाँ से बिगिन होती है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन अब कुछ हिस्टोरियंस इसमें कहते हैं कि 1761 में जो फिर बैटल हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच, वो स्टार्ट है। तो कुछ बैटल ऑफ बक्सर को मान लेते हैं, लेकिन अब हम 1757 को यहाँ पे जो है कुछ हिस्टोरियंस इसी को बैटल ऑफ दैट बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री मान लेते हैं। तो 1757 के बाद हमारे पास 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ
बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए, ये कहाँ दोनों हुए, कहाँ, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। और इसके बाद जो है तब तक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडिंग के साथ कर रही थी, मतलब उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली थी, ऑक्यूपेशन नहीं किया था। लेकिन यहाँ के बाद जो है हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिश ने कॉन्कर करना स्टार्ट किया इंडिया को। तो बक्सर के बाद उन्होंने उनको मिल गए क्या, हम बोलते हैं कि बंगाल में उन्होंने लिए दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि मतलब टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के हक मिला किसको, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है अधिकार मिला वहां पे ब्रिटिश को, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसको हम बोलते हैं अक्सर रूल ऑफ द टू, रूल ऑफ टू। तो रूल ऑफ टू का मतलब है कि अब जो है दो रूल करेंगे बंगाल पे, बंगाल से स्टार्ट हुआ तो कौन कौन रूल करेगा, एक तो करेगा नवाब जो बंगाल का था, और उसके अलावा करेगा अब ब्रिटिश जो है अपना गवर्नर अपॉइंट करेगी। लेकिन इसको तब बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन इसी को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सॉरी यहाँ पे इंडिया लिखा है बट इट इज एक्चुअली इंडिया नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको अपॉइंट किया गया फिर, अपॉइंट किया गया वेरिन हेस्टिंग्स को, ठीक है, वेरिन हेस्टिंग्स को। तो बैटल ऑफ पलासी से स्टार्ट होके उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, उससे दीवानी राइट्स, मतलब ब्रिटिश को जो है उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, उसके लिए उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया बंगाल में। तो फर्स्ट गवर्नर वेरिन हेस्टिंग्स। तो फिर गवर्नर को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला इंडिया नहीं है, इट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये किस एक्ट से हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है अब ब्रिटिश ने ये लाया, देखिए इसी एक्ट से जो ब्रिटिश ने क्या किया काम, इन्होंने डेजिग्नेट किया गवर्नर ऑफ बंगाल को, बना दिया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो वो कौन थे, हेस्टिंग्स या वेरिन हेस्टिंग्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसके अलावा इस रेगुलेटिंग एक्ट ने जो है फर्स्ट टाइम इसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अब रूल है उसके अफेयर जो है उसको उसके रिलेटेड ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ और एक्ट्स है, जैसे अगर हम बात करें दिस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तो इसको बोलते हैं हम डयार्ची, डयार्ची, डयार्ची मतलब रूल ऑफ टू, ठीक है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी का रूल, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो उसके बाद दूसरे एमसीक्यू पे चलते हैं, ठीक है। नो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। देखिए पहला है, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। It attempted to introduce the open competition for selection of civil servants all, ठीक है। तो आपको बोलना है ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए बी सी या डी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से हमने अभी पढ़ा ऊपर की जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या हुआ था, ये गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, चार्टर एक्ट से क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833, तो इससे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और तब अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो था विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। और इसके अलावा इस चार्टर एक्ट 1833 ने ये भी प्रोविजन रखा कि जो सिविल सर्विसेज है
इसने अटेम्प्ट किया कि उसके लिए हम एक ओपन कंपटीशन रखें, ठीक है। तो ये कुछ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के प्रोविजन थी, ठीक है। तो देखिए ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि मतलब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, कभी आएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कभी आएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कभी आएगा फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ जो आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेरिन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटेक, किस एक्ट से? चार्टर एक्ट 1833 से इसको लाया गया इस प्रोविजन को। और अगर हम बोले फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, दैट वाज लॉर्ड किंग्स, ठीक है, लॉर्ड किंग। तो इसको लाया गया किससे? जो एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858, ठीक है, उससे लाया गया, ठीक है। सो ये कुछ प्रोविजन यहाँ पे थी, तो हम बोल सकते हैं कि दैट सारे ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी पार्ट, ठीक है, ऑल। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, which act threw trade open to all British merchants but continued monopoly of home in what trade with which country, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ी टिपिकल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि किस एक्ट ने, मतलब ट्रेड जो है, देखिए पहले ट्रेड में जो ट्रेड जो था, मतलब हम हमारे पास आई थी यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। तो ये 1613 में आपको पता होगा कि मतलब पहली फैक्ट्री जो सूरत में बनी थी। उसके बाद इसको पहले था एक्सक्लूसिव राइट्स, मतलब कोई और जो ब्रिटिश की कंपनी थी, कोई और फर्म, वो फैक्ट्री या वो कंपनी इंडिया में काम ट्रेड नहीं कर सकती थी, तो मतलब इसको थे हम बोल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स। लेकिन अब क्या हुआ, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1800 एंड दिस 1813 था, तो उससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके जो ट्रेडिंग राइट्स है, मतलब अब एक्सक्लूसिव नहीं रहे, अब वो इंक्लूसिव हो गए, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो अब राइट आंसर हमारा होगा, देखिए अब हाँ इसके बाद, लेकिन हाँ कुछ प्रोविजन मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ चार्टर एक्ट 1800 1813, ठीक है। तो अब इसके कुछ प्रोविजन थे, मतलब ट्रेड जो है ओपन हो गया, ओपन ट्रेड प्लस यहाँ पे जो है, लेकिन हाँ रिटेन किया गया। अब इसमें एक्सेप्शन ये थी कि मतलब जो ट्रेड विद चाइना था इन टी, टी के साथ जो मतलब चाय के साथ जो ट्रेड करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उन्हीं के साथ रहा उसमें, मतलब ये एक्ट उसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर अब होगा दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ईस्ट इंडिया कंपनी है चाइना, ठीक है। सो तो किस एक्ट से जो है मतलब ये ट्रेड ओपन किया गया? चार्टर एक्ट 1833, ईस्ट इंडिया कंपनी है फाइनली चाइना, ठीक है। तो चाइना के साथ ट्रेड जो है, मतलब टी में जो है, चाय में जो है, वो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही रहा, बाकी ट्रेड जो है इंडिया में ओपन किया गया, ठीक है। उसके लिए अब ओपन कंपटीशन रखा गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, तो आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वोटिंग राइट्स टू वुमन वर गिवन थ्रू विच रिफॉर्म्स? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, सिमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, ठीक है। देखिए इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है दैट इज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। तो देखिए अगर हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस देखें, इनमें ज्यादा हमारे पास आता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है मतलब फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज, वो इंट्रोड्यूस हुए थे किससे? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से, ठीक है। तो मॉर्ली यहाँ पे आपको पता होगा ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और मिंटो था गवर्नर, सॉरी वाइस रॉय। तो मॉर्ली जो है इसके साथ देखिए अब मिंटो और मॉर्ली ये दो पर्सन थे। तो जो मिंटो है इसके साथ मिले थे मुस्लिम, शिमला डेपुटेशन उसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो मिले थे किसके साथ? मिंटो के साथ, जो वाइस रॉय था।
और मुस्लिम्स ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लेकिन उसी दौरान मॉर्ली के साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके साथ मिला कांग्रेस का गोपाल कृष्ण गोखले, और उसने सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड की। तो उन लाइनर्स पे, उन डिस्कशंस पे जो है 1909 में, ठीक है, 1909 में जो है ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए क्या, रिफॉर्म्स, एंड दीज रिफॉर्म्स वेर कॉल्ड एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आपको अब पता होगा, अब मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में लाए गए, ठीक है। अब इनमें क्या क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है पहली दफा किन रिफॉर्म से आए थे, तो वो आए थे 1919 मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से। और दूसरी बात इसमें ये भी मिला था कि जो काउंसिलर्स है, ठीक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उनमें जो है मेंबरशिप जो है, रिप्रेजेंटेशन या हम बोल सकते हैं इंडियंस की, वो क्या हुई थी, इंक्रीज, ठीक है। तो उसके अलावा जो इन मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स ने दिया था, इन्होंने दिया था वोटिंग, इन्होंने दी थी बट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी, मतलब सबके लिए वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम वुमेन का खास क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वुमेन को वोटिंग राइट्स किसने दिए, तो वो थे मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे फिर कब, 1919 में। तो मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स जो है, इनमें इनमें भी यही आप मॉन्टेगू याद रखोगे सेक्रेटरी, एंड कैल्मसफोर्ड वाज द वाइस रॉय, ठीक है। तो इन रिफॉर्म्स ने ज्यादातर जो है, आप बोलोगे देखिए ये हमारे पास है प्रोविंस, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और ये थे ब्रिटिश का मतलब हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में रिफॉर्म्स लाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइस रॉय का है उसमें रिफॉर्म्स लाई थी, ठीक है। तो जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स को देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यूपीएससी के लिए, केएएस के लिए, ठीक है। तो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ने, देखिए अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, प्रोविंसेस में इसने क्या किया था, प्रोविंसेस में हमें पता है हमारे पास था लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में इसने कहा था कि 70% मेंबर्स जो है अब वो रहेंगे इलेक्टेड, ठीक है। और इसने यहाँ पे ये भी हक दिया था कि मतलब जो इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो लॉ बना सकते हैं, लेकिन ये भी रखा था कि जो गवर्नर है वो उसको उस लॉ को जो है रिजेक्ट कर सकता है। और एग्जीक्यूटिव में इसने कहा था कि मतलब एक तो मिनिस्टर्स रहेंगे, प्लस रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स। तो मिनिस्टर्स जो है वो थ्रू इलेक्शन, और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ये मतलब ब्यूरोक्रेट, और हेड कौन करेगा इस सब को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करेगा गवर्नर, मतलब प्रोविंसेस में गवर्नर रहेगा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करेगा, ठीक है। तो इसमें फिर सब्जेक्ट्स भी डिवाइड हुए थे, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पे खाली गवर्नर जो है वो लॉ बना सकता था, तो वो थे जैसे मतलब डिफेंस था, लैंड रेवेन्यू था, ठीक है। उसके बाद इसने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बताई थी, ट्रांसफर में मिनिस्टर्स सब्जेक्ट्स बना सकते थे, जैसे हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, वेलफेयर एटसेट्रा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वैसे रिजर्वड ही रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह इसने रिफॉर्म्स लाए थे, मोंटेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ने, कहा सेंटर में, एक तो प्रोविंसेस में, मान लो स्टेट्स में, और यहाँ पे भी इसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में रिफॉर्म्स लाई थी। तो लेजिस्लेचर में इसने ये किया था कि मतलब जो लेजिस्लेचर को डिवाइड किया था दो में, मान लो अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स और सीएलए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इनकी सिट्रंगत भी फिर इसने बताई थी कि किसकी कितनी टर्म रहेगी और सिट्रंगत क्या रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मोंटेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। नाउ, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, तो इसका आंसर बी पार्ट है, ठीक है। नाउ थर्ड में सिमन कमीशन है, फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। तो सिमन कमीशन 1927 आपको पता होगा, तो इसके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं। ये भेजा गया था मतलब 7 मेंबर कमीशन जो इंडिया भेजा गया था 1927 में, ठीक है, 7 मेंबर कमीशन। तो इसका भी यही था कि मतलब जो इंडिया का जो हमें गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट इसने बात की थी, उन लाइन्स पे इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी सिमन कमीशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 आया था मॉडरेटर्स की डिमांड्स पे। तो मॉडरेटर्स ने जो डिमांड किया था कि हमें मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ठीक है, सर्विसेज को इंडियनाइज कीजिए, तो उसके लिए आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। और हाँ, खास बात आप यहाँ पे याद रखोगे, जो मॉन्टेगू एंड कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स है, एक तो वुमेन को इन्होंने राइट्स दिए थे, तो और दूसरा इन्होंने ये कहा था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे इंडिया को, सेल्फ गवर्नमेंट।
तो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो हम बोल सकते हैं वो कॉलोनी टाइप गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब रूल ब्रिटिश का ही रहेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के हैं वो सारी इंडिया ने चलाएंगी। तो सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविजन दिया था किसने, कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ने। लेकिन ये नहीं बोला था कि सेल्फ गवर्नमेंट कब मिलेगी, टाइमलाइन नहीं दी थी। लेकिन मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ने सेल्फ गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया था, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी इज रिलेटेड टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलना है, देखिए जब गांधी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गांधी जब इंडिया आया, ठीक है, तो जब वो इंडिया आया, पहली जब 1915 में वो इंडिया आया, तो 1917 में जो है इसने पहला सिविल डिसोबीडियंस चलाया। कहाँ चलाया, चंपारण में, ठीक है, चंपारण। तो चंपारण बिहार में है, एक गांव है। तो वहां एक ये सिस्टम था कि मतलब उसको बोलते हैं हम तीन कथाई सिस्टम, ठीक है, 3/20। मतलब 3/20 पार्ट, अगर 20 पार्ट हम लैंड की करते, 3 पार्ट्स में ग्रो करना पड़ता था उन पीजेंट्स को, क्या, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो। तो इंडिगो एक क्रॉप था जिससे हम नेचुरल डाई बनाती थी। इसकी काफी डिमांड थी यूरोप में। तो फोर्स करते थे प्लांटर्स जो है, ब्रिटिश प्लांटर्स, वो फोर्स करते थे इन पीजेंट्स को कि आप इंडिगो ग्रो करो। आप इंडिगो ग्रो करो किस पे, अपने मतलब 20 में से 3 हिस्सों पे आपको इंडिगो ग्रो करना है। और इसमें इन्होंने काफी ज्यादा हाई टैक्स रेट्स रखे थे, ठीक है। सो इस को अपोज करने के लिए गांधी ने चलाया कौन, चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। सो फिर उसके बाद जो है इसमें गांधी जी ने मतलब जो अथॉरिटीज है उनको डिसोबे किया था। मतलब उन्होंने उनको जाने नहीं दिया था चंपारण, तो उन्होंने वो ऑर्डर डिफाई किया। तो इसलिए मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी। तो यह है चंपारण सत्याग्रह 1917। तो सॉरी 1917, ठीक है। तो इंडिगो के रिलेटेड 3/20, ठीक है। तो लास्ट में जो है फिर ये सिस्टम जो है प्लांटर्स ने फिर गांधी का माना, मतलब इसमें गांधी को सक्सेस मिली कि जो फिर रेट्स है, जो हाई टैक्स रेट्स है, वो फिर कंपनसेट की गई, ठीक है। मतलब जो इनसे ज्यादा टैक्स लिया गया था वो वापस किया गया, 25% वापस किया गया। तो ये फिर इसमें एक कामयाबी मिली थी गांधी को, ठीक है। नाउ तो इसका आंसर है ए पर चंपारण सत्याग्रह। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। Which session of the Congress facilitated the reunion of extremists into Congress fold and joining of Muslim League into the Congress, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किस सेशन से जो है कांग्रेस ने क्या किया था, मतलब रियूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स हुआ था, ठीक है। किसमें, कांग्रेस में। तो हमें पता है जो सूरत स्प्लिट है, सूरत स्प्लिट 1907, इसमें जो है कांग्रेस में मतलब ऑन द ड्यूरिंग साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट सुप्लिट हुआ। मतलब कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट चले गए कांग्रेस से, तो कांग्रेस में डोमिनेशन रही किनकी, मॉडरेट्स की। लेकिन फिर जो है हम लखनऊ सेशन 1916, लखनऊ सेशन 1916 में जो है रीएडमिशन हुआ किनका, दीज रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स फिर आए किसमें, इनटू कांग्रेस, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग भी ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ डिमांड्स रखी मुस्लिम लीग ने, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को आपको मानना है। तो उन शर्तों पे जो है मुस्लिम लीग भी एंटर कर गई किसमें, कांग्रेस में। तो आंसर इज लखनऊ सेशन 1916, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वॉज गांधी जी, मौलाना आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बात आई है। देखिए हमें पता है कि मतलब जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है, इससे पहले ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इससे जो है, इसमें जो है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत, इसको मिला के इंडिया में एक मूवमेंट चला, दैट इज कॉल्ड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो खिलाफत रिलेटेड टू था, मतलब जो खलीफा था तुर्की का, उसको जो है मतलब ब्रिटिश ने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको वहां से मतलब उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी थी। तो उस पे जो है काफी मुस्लिम्स में एंगर मच गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उस क्वेश्चन को गांधी ने जो है एड्रेस किया थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ताकि मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो नेशनल स्ट्रगल में आ जाए। तो लेकिन हाँ, जो ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है, इसको हेड किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में? इट वॉज सेट अप बाई एनी बेसेंट, इट इंक्लूडेड बॉम्बे सिटी ऑल्सो, इट वॉज नैरोर देन तिलक्स इंडिया होम रूल लीग, इट कवर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया while तिलक्स लीग कवर्ड कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होम रूल लीग की बात करते हैं। तो ये जो है होम रूल लीग मूवमेंट कब चली थी? 1916। तो आपको पता होगा 1914 में हुआ था स्टार्ट, क्या? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो उसके रेस्पॉन्स में जो है इंडिया ने चलाया था होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के साथ एसोसिएट थे मेन पर्सनैलिटीज अने बेसेंट, तो ये एक आयरिश लेडी थी। ठीक है, और था इसके साथ रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अनय बेसेंट जो है, अब इन्होंने होम रूल लीग बनाई। तो होम रूल लीग का मतलब है कि होम रूल हमें चाहिए, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए। तो अनय बेसेंट ने बनाई ऑल इंडिया होम रूल लीग, और तिलक ने बनाई इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, तो इन्होंने दो लीग्स बनाई एक्चुअली। जो ये होम रूल लीग है, इन्होंने दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। अनय बेसेंट ने बनाई ऑल इंडिया होम रूल लीग, और तिलक ने बनाई इंडिया होम रूल लीग। सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि अनय बेसेंट के कुछ पर्सन थे जिनको तिलक के साथ मतलब रिफ्ट था, या तिलक को भी लगा कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है सेपरेट रहनी चाहिए, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेशन रही आपस में। ठीक है, तो मतलब डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए इन्होंने अलग अलग लीग्स बनाई। ऑल इंडिया होम रूल लीग बेसेंट की थी और इंडिया होम रूल लीग तिलक की थी। अब इस ऑल इंडिया होम रूल लीग में जो है ये ज्यादा वाइडर थी। वाइडर मतलब कि ये पूरे इंडिया में थी, और ये जो तिलक की होम रूल लीग थी ये सिर्फ इसके मतलब छह छह लोकेशंस में ये थी। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में थी सेंट्रल प्रोविंसेस बिरार पूना, ठीक है, वहां पे थी तिलक की लीग। और एनी बेसन की लीग बाकी सारे इंडिया में थी। और इवन बॉम्बे जो है, बॉम्बे तिलक की लीग के अंडर नहीं आता था, वो आता था किसके? अनय बेसेंट की लीग के अंडर। ठीक है, तो वाइडर जो थी वो अनय बेसेंट की लीग थी, और नैरोवर थी तिलक की लीग। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, इट वाज सेटअप बाय एनी बेसेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इट इंक्लूडेड बॉम्बे सिटी ऑल्सो, जैसा मैंने आपको बोला कि वाइडर जो थी एनी बेसन की लीग थी, और उसमें दिस बॉम्बे भी आता था। इट वाज नैरोर देन तिलकस इंडिया होम रूल लीग। तो ये हमारा गलत है। तो ये हमने बोला कि जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है जो अनय बेसन की थी वो वाइडर थी, उसकी जुरिस्डिक्शन या उसका जो फैलाव था वो बहुत ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया होम रूल लीग। क्योंकि ये लीग जो थी खाली थी मानो कुछ प्रोविंसेस में, जैसे महाराष्ट्र, बिरार, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, या इसी तरह सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस जो वेस्ट इंडिया में आता था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस। ओके, तो वाइडर थी दिस अने बेसन लीग। तो सो इट वाज आंसर सी है जो मतलब ठीक नहीं है अबाउट द ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टर्की अलाइड विद। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने किसके साथ एली किया था? तो आपको पता होगा, जैसे जब हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करते हैं तो ये चला था बिटवीन, देखिए यहां से एक साइड से हमारे पास थी टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, और था हमारे पास दिस एंड जर्मनी। ठीक है, तो वर्सेस किसके बारे में, किसके बीच चला था फिर यहाँ से जो है बाकी नेशनल, जैसे जापान, ठीक है, यूके हम बोल सकते हैं, इसी तरह फ्रांस, फ्रांस, रशिया, यूएसए। यूएसए ने लास्ट में एंटर किया था 1917 में। तो इसमें जो है आपको पता होगा 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, तो इट वाज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, तो अब टर्की किसके साथ था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आंसर इज बी, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बनाई थी? देखिए, जब गांधी जी पहले 1898 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, मतलब जब ये इंग्लैंड से वापस आए लॉ की पढ़ाई करके, तो फिर ये चले गए साउथ अफ्रीका। वहां इनका केस था दादा अब्दुल्ला के रिलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में इसने काफी डिस्क्रिमिनेशन देखी। ठीक है, जैसे वो वहां के इमिग्रेंट्स जो इंडिया के वहां थे, उनके साथ काफी भेदभाव होता था वहां।
तो भेदभाव में इसने देखा जैसे उनकी मैरिजेस को इलीगल माना जाता था, उनको हमेशा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करनी पड़ती थी, ठीक है, यहाँ वो माइग्रेशन नहीं कर सकती। तो इसके लिए इसने एक वहां पे टेक्निक जो है इन्वेंट की, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ सीकर। तो सत्याग्रह में जैसे नॉन कॉपरेशन, पीसफुल प्रोटेस्ट आते हैं, नॉन वायलेंस आता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था यूपीएससी के कि दैट की व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी थॉट्स इन प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, लेकिन यही क्वेश्चन जो है केएस ने 2021 में पूछा, लेकिन थोड़ी अलग से। इन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंदा की थॉट्स की रेलेवेंस क्या है आज के जमाने में, ठीक है। तो अगर आपको उस पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, उसकी जो उसका जो काम था, किस तरह करता था, तो उसको आप करंट के साथ जोड़ सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या रेलेवेंस होगी, ठीक है। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर आपका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स में आप कोशिश कीजिए कि आप 10 पॉइंट्स लिखिए अपने आंसर में, ठीक है। तो इसी तरह जो अब इसने साउथ अफ्रीका में बनाई थी, दैट वाज नेशनल कांग्रेस, ठीक है। नेशनल कांग्रेस इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इंडियन ओपिनियन एक्चुअली ये वहां पे एक जिस जर्नल था या न्यूज़पेपर जो इसने वहां गांधी जी ने ही निकाला, दैट वाज इंडियन ओपिनियन। तो नेशनल कांग्रेस इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बनाई थी। नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी और इंडियन ओपिनियन जर्नल था, ठीक है। सो आंसर इज बी पार्ट, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। द तीन कथाई सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में हमारे पास आई थी, क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो ये चलाई थी गांधी ने, कहा, जिस चंपारण विलेज बिहार में, किस पे, तीन कथाई सिस्टम जो था 320 कि तीन पार्ट्स पे आपको ग्रो करना है, क्या, इंडिगो। तो ये रिलेटेड था अब इंडिगो। तो फिर फार्मर्स ने जो है रिक्वेस्ट किया था, एक उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो गए थे गांधी के पास रिक्वेस्ट लेके कि आप इसके बारे में इंटरवीन करो, ठीक है। तो सो इट वाज सी पॉट इंडिगो, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और स्ट्रगल जो पहले फेज में गांधी ने चलाई थी। देखिए अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट है ये जो तीन कथाई सिस्टम है। देखिए अब इसमें हमने बोला कि इसमें चला था कौन, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण है कहाँ, बिहार में। तो इसमें पार्टिसिपेट किया था किसने, पटेल ने, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो है उसने चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके अलावा गांधी ने दूसरी स्ट्राइक चलाई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो इसमें उसने वर्कर्स का इशू लिया था, मतलब उनको जो है वेज हाइक्स वो डिमांड कर रहे थे फ्रॉम द गवर्नमेंट की, वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आप हमारी जो वेजेस है वो इंक्रीज कर दो 50% तक। तो फिर गांधी ने इंटरवीन किया और फाइनली जो है ये किया गया कि दैट 35% वेज हाइक किया गया, ठीक है। तो हाँ, अहमदाबाद स्ट्राइक में हंगर स्ट्राइक जो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी ने की थी। तो उसके बाद खेड़ा में अगर हम देखें, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। तो ये भी रिलेटेड तो था दिस एग्रीकल्चर। तो इसमें जो खेड़ा में है ड्राउट आया था, कहत साली आई थी, और उसे जो है क्रॉप्स खराब हो गई थी, क्रॉप्स नहीं, फसल नहीं निकली थी। तो रेवेन्यू कोड ये कहता था कि अगर आपके क्रॉप्स 1/4 से लेस है, मतलब नॉर्मली आपका जो प्रोड्यूस निकलता है उससे उसका चौथा चौथा भी हिस्सा भी आपको नहीं निकला, तो आपको टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है नहीं देना पड़ेगा अथॉरिटीज को। लेकिन अथॉरिटीज ने उसको नहीं माना, उन्होंने कहा कि आपको टैक्स देना है, और अगर आप नहीं दोगे तो हम आपकी लैंड कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो खेड़ा में उसने चलाया था फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, मतलब रिफ्यूज किया था इन पीजेंट्स को कि आप टैक्स ये रेवेन्यू मत दो, तो ये था नॉन कॉपरेशन। तो अहमदाबाद में उसने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, चंपारण में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस ने जैसे गवर्नमेंट को डिफाई किया था वहां, ठीक है। तो आंसर इज सी पार्ट इंडिगो, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्की वॉज डिसमेंबर्ड बाई द ब्रिटिश बाई विच ट्रीटी, ठीक है। अब जो है देखिए, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था इंडिया में, लेकिन हाँ आपको पता होगा जो ये खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसमें खिलाफत रिलेटेड तो है टू द टर्की, खिलाफत। तो ये रिलेटेड था टू द टर्की, मतलब सुल्तान जो था, खलीफा जो था टर्की का, उसको पूरी मुस्लिम वर्ल्ड उसको खलीफा मानती थी, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको मतलब
टर्की जब टर्की मतलब एक साइड से था जर्मनी और इसके साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, और दूसरी साइड ब्रिटिश फ्रांस बाकी थे। तो ये जो खलीफा का क्वेश्चन है, इसको फिर मोहम्मद अली शौकत अली, ठीक है, वो इसमें जुड़े, ठीक है, मौलाना आजाद। तो फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम खिलाफत क्वेश्चन और नॉन कोऑपरेशन को जोड़ देंगे, और इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन जाएगी, और एक मूवमेंट चलाएंगे जिसको बोला उसने खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब ये जो खिलाफत का क्वेश्चन है, डिसमेंबर्ड किया मतलब टर्की को ब्रिटिश ने, किससे? ट्रीटी ऑफ सेवेरिस उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवेरिस, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सेवेरिस से जो है ब्रिटिश को, सॉरी, टर्की को डिसमेंबर किया गया, ठीक है, या हम बोल सकते हैं खलीफा को रिमूव किया गया, ठीक है। सो उसके बाद दिस वाज अबाउट दिस। इसमें अब ट्रीटी ऑफ पेरिस आती है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, जब जर्मनी पे कुछ सैंक्शंस लगी थी, ठीक है। तो इसी तरह ट्रीटी ऑफ राइसविक, ये हमारे पास एडवेंट ऑफ यूरोपियन की टाइम की ट्रीटी आती है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि मतलब ये इट वाज एक्चुअली बिटवीन पौंडीचेरी, ठीक है, तो मतलब पौंडीचेरी इसे रेस्टोर किया गया था टू द फ्रांस राइसविक से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एंडोर्स्ड बाय कांग्रेस इन, ठीक है। देखिए, तो अब मतलब जो मतलब फाइनली जो है इम्प्लीमेंट कब हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वो हुआ था नागपुर सेशन में, ठीक है, नागपुर सेशन 1920 में जो है फाइनली इंप्लीमेंट हुआ था, कौन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बोलना है कि राइट आंसर कौन है। द भगत सिंह वाज चार्ज्ड ऑफ सेंडर्स मर्डर, द Swarajistas were favoring council entry while as no changes were opposing council entry. चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू बिलोंग टू द Swarajistas, ठीक है। तो देखिए, जो भगत सिंह है, ये जो सेंडर्स था, ही वाज पुलिस ऑफिशियल इन पंजाब। तो सिमन कमीशन पे जो है काफी प्रोटेस्ट चले थे इंडिया में, तो उसमें जो है इस सेंडर्स ने लाठीचार्ज किया, और उस लाठीचार्ज से कौन, किसकी मौत हो गई? लाला लाजपत राय की, ठीक है, लाला लाजपत राय की मौत हो गई बिकॉज ऑफ द लाठीचार्ज। तो उस जब भगत सिंह जो है, इन्होंने फिर प्लान बनाया कि इन्होंने फिर सेंडर्स का मर्डर किया। तो ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्वराजिस्टस और काउंसिल एंट्री यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, स्वराजिस्टस आफ्टर जब गांधी ने जब विड्रॉ किया खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, हमें पता है इन फरवरी 1900 फरवरी 1922 इसमें एक इंसिडेंट हुआ, वायलेंट इंसिडेंट, दैट वाज कॉल्ड चौरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है, चौरा चोरी इंसिडेंट। तो चौरा चोरी इंसिडेंट जो है, ये एक सुमाल विलेज थी, एक छोटा सा गांव था यूपी में। तो यहाँ पे कुछ गांव वाले जो है वो पुलिस थाने में घुसे, और वहां पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की मौत भी हो गई। तो इस इंसिडेंट को देखकर जो है गांधी ने विड्रॉ किया, कौन? सस्पेंड किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हुआ बिकॉज ऑफ चौरा चोरी इंसिडेंट। तो इसके बाद गांधी को अरेस्ट किया गया 1922 में, और इसको 6 साल की सजा लगी। तो फिर उसके बाद जो है हम बोल सकते हैं वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ इंडिया में। मतलब अब कोई कौन पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, क्योंकि मेन लीडर जो गांधी है वो अरेस्ट हो गया। तो उसके बाद दो ग्रुप्स आए, एक आए सौराजिस्टस, दूसरे आए नो चेंजर्स, ठीक है, नो चेंजर्स। इनकी बात करते हैं। तो सौराजिस्टस का आर्ग्यूमेंट ये था कि हम क्या करेंगे, हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ब्रिटिश के, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे, और जो हमारी नेशनल डिमांड्स है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको काउंसिल के थ्रू एड्रेस करेंगे। लेकिन नो चेंजर्स का ये था कि हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और जो नॉन कॉपरेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इनके बीच थोड़ा फ्रिक्शन उठा। तो इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे चितरंजन दास था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, किसमें? स्वराजिस्टस में। तो नो चेंजर्स में हमारे पास आते हैं पटेल, ठीक है, पटेल, लाला लाजपत राय, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? नो चेंजर्स में। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, पहला ठीक है, ये मैंने आपको बोला सैंडर्स के मर्डर पे। स्वराजिस्टस वेर फेवरिंग काउंसिल एंट्री while as no changes were opposing council entry। तो ये मैंने आपको बोला कि स्वराजिस्टस बोल रहे थे कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे, काउंसिल में जाएंगे, और नेशनल मूवमेंट को
स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन नो चेंजेस को अपोज कर रहे थे, वो बोल रहे थे काउंसिलर्स नहीं बल्कि हम नॉन कॉपरेशन जो है वही कंटिन्यू रखेंगे। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू बिलोंग टू स्वराजिस्ट, तो ये ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बनाई थी फिर खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ठीक है। मतलब इन द जब कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें नो चेंजर्स की मतलब जीत हुई, मतलब उन्हीं के सपोर्ट में डिसीजन गया कि हम काउंसिल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने फिर विड्रॉ किया और इन्होंने बनाई खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ठीक है। खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ठीक है, स्वराज्य पार्टी। और उसको फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हेड कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो नाउ अब यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, ठीक है। सो आंसर इज डी पार्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो तीनों करेक्ट है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय एम एन रॉय इन 1920 इन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम एन रॉय ने बनाई थी 1920 में, कहां पे बनाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नाउ इसका जो आंसर है दैट इज ताशकंद, ठीक है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है पहली बार जो है कम्युनिस्ट सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई थी, ठीक है, 1920 में। और ये ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो उसके बाद कम्युनिस्ट के रिलेटेड कुछ केसेस हुए, जैसे मीरठ कंस्पायरेसी केस, बॉल्शेविक कंस्पायरेसी केस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आप इन वीडियोस को देखते रहिए, शेयर भी कीजिए। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इन वीडियोस को कॉन्शियसली देखते हो, इनसे आपका रिवीजन होगा जीएस का, और आपका रिवीजन, आपका जो जीएस है काफी ठीक होगा। एंड आई एश्योर यू दैट यू विल डू ऑलवेज मोर देन 90% ऑफ द जीएस, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।